व्यूह रचना को देखकर सिकंदर ने कहा कि आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है। आज युद्ध असाधारण योद्धाओं से है। तो हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर भारत से हुए आक्रमण। इन आक्रमणों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो हुआ था वह हुआ सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर 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 कौन था? असल में सिकंदर एक यूनानी शासक था। यह मकदूनिया या ये कहें कि बेबीलोन का शासक था। बेबीलोन का जो शासक था फिलिप, उसका पुत्र था सिकंदर। सिकंदर का जो गुरु था वह था अरस्तु। अरस्तु का गुरु प्लेटो हुआ और प्लेटो का गुरु सुकरात हुआ। तो इसी तरह से जो सिकंदर था यह एक शिक्षित नौजवान था, एक महत्वाकांक्षी नौजवान था और इसने विश्व विजय की अपनी योजना प्रारंभ की। जब अरस्तु के साथ में यह शिक्षा ग्रहण कर रहा था उसी समय से इसने विश्व विजय के लिए सोचा और यह अपने अभियान पर निकल पड़ा। जब इसने विश्व विजय के लिए अपना अभियान प्रारंभ किया तो वह समय था लगभग 327 ईसा पूर्व। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने अभियान के लिए निकल पड़ा। अपनी सेना बनाई, अपनी पूरी सेना को लेके यह चल पड़ा और चलने के साथ ही इसने यह बेबीलोन से निकला। बेबीलोन से निकलकर इसने फारसी साम्राज्य को कुचलते हुए यह अफगान प्रदेश में प्रवेश कर लिया। अफगान प्रदेश उस समय पर भारत, जो वर्तमान भारत है, उस समय पर वर्तमान भारत की तरह भारत नहीं था, बल्कि भारत का जो क्षेत्र था वह अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। जैसे कि वर्तमान भारत इस प्रकार से दिखता है, किंतु उस समय पर भारत ऐसा नहीं था, बल्कि भारत का जो ये वाला भाग था, ये वाला भाग भी भारत में समाहित था, जिसके अंतर्गत ईरान तक इसकी सीमा लगती थी। ईरान तक इसकी सीमा लगती थी, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और यह बांग्लादेश का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। इसी तरह से जब सिकंदर ने अफगान प्रदेश में प्रवेश किया तो वहां पर जाकर इसने कुछ विजयें प्राप्त की और विजयों के दौरान ही यहाँ पर इसने एक शहर बसाया, अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जिसे वर्तमान में कंधार कहा जाता है। कंधार, अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया और यहाँ पर यह कुछ समय के लिए रुका और यहाँ रुक कर भी इसने अफगान क्षेत्र में कुछ विजयें प्राप्त की और वहां से फिर निकला है। वहां से निकल कर यह काबुल घाटी में आया। काबुल घाटी, यहाँ से एक नदी बहती है, कुंभा नदी या काबुल नदी। काबुल घाटी में आया और काबुल घाटी में आकर यह रुका और वहीं पर इसने भारत विजय की योजना बनाई। भारत विजय की योजना बनाई और भारत विजय के लिए अभियान प्रारंभ कर दिया। जब भारत विजय के लिए इसने अभियान प्रारंभ किया तो काबुल घाटी के दक्षिणी छोर और उत्तरी छोर के लिए इसने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित कर दिया। जो दक्षिणी भाग था, काबुल घाटी के दक्षिणी भाग से एक भाग को भेजा। इसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति, दो व्यक्ति थे जो इसके बड़े विश्वास पात्र थे। एक था फर्दिकस और फर्दिकस था। फर्दिकस के नेतृत्व में इसने दक्षिणी भाग को आगे पहुंचाया। दक्षिणी भाग जो था यह ऐसे पहुंचते सिंधु नदी के तट पर इसे पहुंचना था और सिंधु नदी पर जाकर इसे इस भाग को सेतु बनाना था, ताकि जब सिकंदर आए तो उसे किसी प्रकार की मुसीबत का सामना न करना पड़े और वह सीधे आकर अपने स्पीड के साथ ही वह भारत में प्रवेश कर ले और विजय करता हुआ आगे निकल जाए। तो यह दक्षिणी भाग पहुंचा। बीच में इसकी कुछ झड़प भी हुई, लेकिन फिर भी छोटी मोटी झड़प के बाद भी यह आगे पहुंचता गया। यहाँ पर एक ही राज्य था, हस्ती, जिसने इस दक्षिणी भाग का विरोध किया। बाकी सभी ने यूनानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि यूनानियों का यह भाग आगे वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया। और उत्तरी भाग जो था सेना का, उसे स्वयं सिकंदर लेके काबुल घाटी के उत्तरी क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए यह भारत में प्रवेश करने लगा।
यह जब यहाँ से पहुंचा ही नहीं था, आगे बढ़ा नहीं था, तभी इसके यहाँ पर एक राज्य था अफगानिस्तान के, वर्तमान अफगानिस्तान के क्षेत्र में उस समय पर एक राज्य था, एक महाजनपद था गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। उस समय पर छोटे छोटे राज्य बढ़ गए थे और अपने अपने स्वतंत्रताएं ले चुके थे। इस आधार पर जो तक्षशिला था यह भी स्वतंत्र हो चुका था, और इसका जो राजा था वह था उस समय पर अंबी, एक नाम था अंबी। तक्षशिला का राजा था, तक्ष का राजा था अंबी। अंबी राजा जो था इसका एक पुरोहित था। पुरोहित के कहने पर इसने एक योजना बनाई, और योजना यह थी कि सिकंदर जब भारत में आएगा तो भारत में वह भारत विजय करेगा, और भारत विजय करके वो यहाँ तो नहीं रुकेगा, वह वापस लौट जाएगा। तो अगर अंबी इसकी शरण ले लेता है तो जब सिकंदर आएगा और यहाँ से विजित करके जाएगा तो विजित प्रदेशों को यह अंबी को दे जाएगा। इस तरह से अंबी बिना किसी युद्ध को लड़े हुए पूरे भारत का राजा बन जाएगा। और इसी लालच के कारण अंबी ने सिकंदर के आने के पूर्व ही उसे आत्मसमर्पण का संदेश भेज दिया। जब यह संदेश सिकंदर को प्राप्त हुआ तो सिकंदर के हाथ और मजबूत हो गए, क्योंकि उसे भारत में वो चीज मिलने वाली थी, जो रसद मिलने वाली थी, एक ठिकाना मिलने वाला था, सेना के लिए आराम करने की जगह मिलने वाली थी बिना लड़े। तो कहीं ना कहीं सिकंदर और मजबूत होता गया। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत को आगे पार करते हुए, दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते निकलते हुए, पहाड़ियों का सामना करते हुए, छोटी मोटी झड़पें करते हुए, युद्ध करते हुए यह पहुंचा अशोकों के राज्य में। यहाँ पर अशोकों का राज्य था, यहाँ अशोकों का राज्य था, अशोकों का राज्य था जिसे उन्होंने अस्पियान कहा। अशोकों का राज्य था, और यह जाति के लोग भी बड़े लड़ाकू लोग थे। इन्होंने सिकंदर का पग पग पर विरोध किया, हर जगह इन्हें सिकंदर का विरोध किया, सिकंदर को आने से रोका, लेकिन यह उसके सामने टिक नहीं पाए, ज्यादा टिक नहीं पाए। इसी कारण से जब अशोक कमजोर पड़ने लगे तो ये अपने, इनका एक मुख्य शहर था जो एक तरह से सुरक्षित था, एक शहर था इनका एक शहर था मस्तक। मस्तक शहर था। यह शहर जो था यह प्राचीर, खाई और प्राकृतिक बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था। यह जो शहर था, यह शहर मुख्यतः खाइयों से, बड़ी बड़ी प्राचीरों से और चट्टानों से घिरा हुआ था। इस कारण से सिकंदर इन पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं कर पाया, और प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण न करने के कारण इन लोगों ने उसका विरोध तो किया और विरोध कर भी रहे थे, लेकिन सिकंदर ने क्या किया कि बाहर से इन पर युद्ध की तीरों की बरसात कर दी। जब बाहर से तीरों की बरसात कर दी तो तीरों की बरसात में इनका जो राजा था अश्वकर्ण, अश्वकर्ण को एक तीर जा लगा और इससे अश्वकर्ण घायल हो गया। जब अश्वकर्ण घायल हुआ तो घायल के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, और दुर्भाग्य से इस मृत्यु के होने के कारण यह जो अश्वक थे, यह अश्वक कमजोर पड़ गए, क्योंकि नेता विहीन या राजा के बिना युद्ध लड़ना आसान नहीं होता। सेना को मोटिवेशन या प्रोत्साहित करने वाला कोई ना हो, नेतृत्व करने वाला कोई ना हो, तो सेना लड़ नहीं पाती। तो ऐसे में ये लोग हार गए, अशोक हार गए। जब ये हारे तो जब ये युद्ध कर रहे थे तो इनके साथ में पंजाब के 7,000 आयुध जीवियों ने भी युद्ध किया था इनकी सहायता के लिए। और जब ये अशोक हारे और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो पंजाब के 7,000 आयुध जीवियों ने सिकंदर के सामने शर्त रखी कि यदि आप हमें सकुशल या शांतिपूर्वक रूप से यहाँ से जाने देंगे तो हम आपको अशोकों के राज्य में प्रवेश करने देंगे। सिकंदर ने यह जो शर्त थी यह मान ली और संधि कर ली। सिकंदर अशोकों के राज्य में आया और यह लोग वहां से शांतिपूर्ण रूप से निकल गए। जब यह पंजाब के आयुध जीवी जा रहे थे और बड़ी पहाड़ियों के नीचे जाकर ये आराम करने लगे, तो एक दिन यह आराम कर रहे थे और सिकंदर की सेना ने अचानक संधि की शर्तों को तोड़ते हुए इस पर कई आक्रमण किए, और आक्रमणों को देखकर अशोकों ने बड़ी वीरता से अपने बीवी बच्चों को बीच में लेकर यह युद्ध करने लग गए, और युद्ध करते करते यह लोग वीरतापूर्ण रूप से अपनी शहादत दे दी और वीर गति को प्राप्त हो गए।
यूनानी इतिहासकारों ने भी सिकंदर की इस घृणित भर्त्सना का बड़ा ही विरोध किया है, इसे कायरतापूर्ण कार्य बताया है। सिकंदर के इस कायरतापूर्ण कार्य की चर्चा इतिहासकारों ने की है। जब सिकंदर अशोकों के राज्य में गया तो अशोक की जो विधवा पत्नी थी उसे सिकंदर ने जबरन प्राप्त किया और बाद में उससे पुत्र की प्राप्ति भी की। अशोकों के राज्य को जीतने के बाद में जब अशोक के जो मित्र थे, जो रिश्तेदार थे, आसपास के जो राज्य थे, उन राज्यों पर भी इसने कहर ढाया और उन राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। कई कत्लेआम किए, कई लोगों को मारा और कई लोग ऐसे ही डर के सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने आ गए। सिकंदर इस राज्य से निकलते हुए अशोकों के पश्चिमी घाटी में, ये जब अशोक राज्य था, इनके पश्चिमी घाटी में हेमोकुर नामक और एक निसा नामक राज्य था। हेमोकुर के नीचे पश्चिम में एक निसा नामक राज्य था। इन निसाओं ने युद्ध की भर्त्सना से डरकर या युद्ध की भर्त्सना को देखा कि भाई युद्ध होगा तो कई लोग मारे जाएंगे, बड़ा नरसंहार होगा। इस नरसंहार से डरकर निसा राज्य के लोग ने अपने को एक यूनानी देवता जो थे डोनियकस, यूनानी देवता का वंशज बताया और सिकंदर के हितैषी हो गए। तो सिकंदर यहाँ आया, रुका, कुछ समय आराम किया, अपनी सेना को आराम दिया और यहाँ से वह निकल पड़ा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट से वो निकला, अशोकों से निकला सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी जो है यहाँ से निकलकर ऐसे होते हुए कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से यह अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया। सिंधु की सहायक नदी ही है यहाँ पर एक झेलम नदी। और ये जो झेलम का प्रदेश था, यह प्रदेश था पुरु का। यहाँ राजा था पुरु या पौरव या पोरस। यहाँ का राजा था पुरु या पोरस। पौरव राज्य को जीतने के लिए जो सिकंदर था यह आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते सबसे पहले यह यहाँ पर आया तक्षशिला। जब तक्षशिला आया तो तक्षशिला का जो राजा था अम्बी, जो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, इसने यूनानियों का बड़ा ही भव्य स्वागत किया, सिकंदर का बड़ा भव्य स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद में जो इसके आसपास के जो राज्य थे, छोटे मोटे गण थे, उन छोटे मोटे गणों को सूचनाएं भेजी गई कि आप सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करें। तो छोटे मोटे गणों ने तक्षशिला के समर्पण से डर कर, क्योंकि इतने बड़े राज्य ने अगर जो समर्पण कर दिया है तो छोटे मोटों को तो करना ही था, तो उनसे डर कर एक राज्य सिकंदर के सामने समर्पण करते गए। ऐसी ही सूचना ये जो पौरव राज्य का पुरु था इसे भेजी गई। पुरु बड़ा ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा था, यह बड़ा वीर योद्धा था। इसने इसकी योजना को या इसे आत्मसमर्पण करने के लिए जो सूचना भेजी थी उस सूचना को नकार दिया या उस प्रस्ताव को नकार दिया, उसे ठुकरा दिया और उसे युद्ध की चुनौती दे दी। सिकंदर को युद्ध की चुनौती दे दी। तो इस कारण से इन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसे झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है या इसे हाइड्रेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। तो हम इस युद्ध का भी एक विस्तृत वर्णन देखेंगे। जब सिकंदर और इनके बीच में युद्ध तय हो गया, दोनों के मध्य युद्ध तय हो गया, तो सिकंदर तक्षशिला से निकला और यहाँ पर आया सिंधु के तट पर। ये सिंधु जो नदी थी, यहाँ सिंधु के दक्षिण और पश्चिम भाग पर, दक्षिण पश्चिम तट पर बैठा उसने शिविर लगाया सिकंदर ने। और इसके दक्षिण पूर्व तट पर लगाया किसने? पौरव ने शिविर लगाया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर बैठ गए। इन दोनों के मध्य खड़ी थी सिंधु नदी एक दीवार बनकर। अब ये दोनों एक दूसरे पर युद्ध करने की, आक्रमण करने की प्रतीक्षा देखने लगी, कौन किस पर सबसे पहले आक्रमण करेगा। अब अगर पहले आक्रमण करने वाले के सामने एक चुनौती थी और चुनौती वह थी सिंधु नदी को पार करने की। जिसे भी आक्रमण करना था वह सबसे पहले सिंधु नदी को पार करना था, और अगर वो सिंधु नदी को पार करता तो सामने वाली सेना जो थी यह इसे या तो सिंधु में डुबो देती या फिर वहीं से आक्रमण करके ने
इसको सिंधु में ही मार गिरा थी। तो खतरा बड़ा ही बहुत बड़ा खतरनाक था। इसे टाल पाना आसान नहीं था और एक दूसरे पर आक्रमण करना भी आसान नहीं था। पौरव तो सिंधु की आड़ में यहाँ पर अपना शिविर लगाए बैठे थे, क्योंकि सिंधु ने एक दीवार की तरह सिकंदर को रोक रखा था। किंतु सिकंदर भी बड़ा महत्वाकांक्षी और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। एक नौजवान 27-28 साल का, जो कि बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था और विश्व विजय करते हुए बड़े बड़े राज्यों को रौंदते हुए आया था अपनी सेना को यहाँ तक लेकर। तो वो ऐसे ही तो पलटने वाला था नहीं, और ना ही वो अपना समय गंवाने वाला था। तो उसने कूटनीति से काम लिया, कूटनीति से काम लिया। और पौरव को, जो यहाँ पर खड़ा था दक्षिण पूर्व तट पर अपना शिविर लगाए बैठा था, इसने क्या किया सिकंदर ने कि ये जैसे पौरव रात्रि के समय पौरव को धोखे में रखा कि हाँ भैया यहाँ पर सिकंदर की सेना बैठी है और वो भी ऐसे ही इंतजार कर रही है जैसे कि यहाँ पर पौरव कर रहा है। तो ऐसे इसे भ्रम में रखा। और यहाँ से 16 मील पश्चिम में सिंधु की बहाव की दिशा में एक टापू था यहाँ। तो ये यहाँ से इस टापू पर आए और रात्रि के समय ही इन्होंने इस टापू पर आकर सिंधु को पार कर लिया। और पौरव इसी धोखे में रहा कि ये अभी भी सिंधु के उसी पार में बैठे हैं। इस तरह से सिकंदर ने सिंधु नदी को पार कर लिया और प्रातः काल ही पौरव के विरुद्ध युद्ध का अभियान प्रारंभ कर दिया। और जब इसकी भनक पौरव को प्राप्त हुई तो उसने अपने पुत्र को सिकंदर की सेना को रोकने के लिए 2000 पैदल सैनिक या योद्धा कहें और 120 रथ देकर भेज दिया। पौरव भी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। इसके पास कुल मिलाकर 30,000 सैनिक, 30,000 पैदल सैनिक थे। वहीं इसके पास में 300 रथ, 4,000 घोड़े और 200 हाथी थे। इसके पास 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 घोड़े या अश्व सवार थे और 300 रथ थे और 200 हाथी थे। लेकिन सिकंदर की सेना इससे थी तो कम, लेकिन सिकंदर के पास में घोड़े अधिक थे, या ये कहें कि घुड़सवार अधिक थे। घुड़सवार सिकंदर के पास में पौरव से ज्यादा थे। और कहीं न कहीं सिकंदर का इस युद्ध में जीतने का मुख्य कारण उसके घुड़सवारों का होना ही था। सिकंदर के जीतने का मुख्य कारण उसके घोड़े ही थे, क्योंकि प्रकृति ने भी साथ सिकंदर का ही दिया। जब सिकंदर ने प्रातः काल यहाँ पर अभियान छेड़ा और ये 2000 की सेना, 2000 पैदल सैनिक और 120 रथ लेकर जब पौरव का पुत्र उसका सामना करने के लिए गया, तो ये उसे सिकंदर को रोक नहीं पाए। ये सिकंदर को ये रोक नहीं पाए और सिकंदर एकाएक पौरव के सामने आकर खड़ा हो गया। अब पौरव के सामने खड़ा हो गया। पौरव को सूचना प्रातः ही हो चुकी थी, इसलिए पौरव ने भी, जब ये 2000 सैनिक और 120 रथ सिकंदर से लड़ रहे थे, उस समय पर पौरव ने भी अपनी सैनिक छावनी बना ली या सैनिक व्यू रचना बना ली थी। व्यू रचना बनाई। और व्यू रचना कैसी बनाई इसने क्या किया कि सबसे पहले तो यहाँ पर हाथियों को खड़ा किया। सबसे आगे इसने हाथियों को खड़ा किया और हाथियों की बगल में पैदल सैनिकों को खड़ा किया। पैदल जो सैनिक थे उनको खड़ा किया, यहाँ पर पैदल सेना को खड़ा किया। और पैदल सेना के इर्द गिर्द इस तरह से यहाँ पर घुड़सवारों को खड़ा किया। यहाँ पर घुड़सवार खड़े किए। इस तरह से पैदल सैनिकों के दोनों अश्वों पर घुड़सवारों को खड़ा किया, यानी घुड़सवार सेना जो थी उसको खड़ा किया। इस तरह से इसने अपनी व्यू रचना की। और व्यू रचना में जो घुड़सवार थे, इन घुड़सवारों के सामने या इनके आगे जो इसके पास रथ सेना थी उसे खड़ा कर दिया, रथ सेना को। इस तरह से इसकी रथ सेना खड़ी हो गई।
इस तरह से इसकी रथ सेना खड़ी हो गई और सामने था सिकंदर जो अपनी सेना को लिए यहां पर खड़ा था। इस तरह से सिकंदर खड़ा था, ये सिकंदर था और यहां पर पौरव था, यह पौरव सेना थी। इस तरह से इसने अपनी सैन्य व्यूह रचना बनाई पौरव ने, और इस सैन्य व्यूह रचना को देखकर सिकंदर ने कहा कि आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है। आज युद्ध असाधारण योद्धाओं से है। सिकंदर भी पौरव की सेना से बड़ा प्रभावित हुआ और कहीं न कहीं उसके मन में डर उत्पन्न हो गया कि कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि यह युद्ध हार जाए, और यही डर उसके आत्मविश्वास को या उसकी ताकत को बढ़ा रहा था। जब दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ झेलम नदी के तट पर, तो यह युद्ध बड़ा ही भीषण हुआ और इस भीषण युद्ध में कई रक्तपात हुआ, और इस रक्तपात के चलते ही यह युद्ध होते होते इसमें 8 घड़ी या 8 घंटे कह सकते हैं हम, लगभग कई समय तक इसने पौरव की जो सेना थी इसने बढ़त बनाए रखी थी। लेकिन प्रकृति ने भी पौरव का साथ नहीं दिया, और क्या हुआ कि रात्रि के समय वहां पर वर्षा हो गई। रात्रि के समय उस क्षेत्र में वर्षा हो गई, और वर्षा के कारण जो जमीन थी वह दलदल बन गई, या ये कहें कि एक प्रकार से कीचड़ हो गया। अब कीचड़ में ये जो पैदल सैनिक थे यहाँ पर, ये पैदल सैनिक कीचड़ में लड़ नहीं पाए। इससे क्या हुआ कि पौरव की जो प्रहार करने की शक्ति थी कि वो तेज जाकर उस पर आक्रमण कर दे सिकंदर पर, वह कम हो गई। और सिकंदर के पास यहाँ घुड़सवार अधिक थे, और घुड़सवार अधिक थे, तो घुड़सवार अधिक होने के कारण इसने इस पैदल सेना को कुचल दिया। पैदल सेना को कुचलने के साथ ही जो हाथी थे, इन हाथियों ने इसकी भीषण रक्तपात को देखा, और इससे आतंकित होकर जब ये हाथी वापस रिवर्स हुए, ये रिटर्न हुए, तो इन हाथियों के द्वारा भी पौरव की सेना कुचल गई, अर्थात इनके खुद की सेना के हाथियों से इनकी सेना का नाश हो गया। और इस तरह से पौरव यह युद्ध बड़ी वीरता से लड़ते हुए हार गया, घायल हो गया। घायल अवस्था में पौरव को सिकंदर ने पौरव को पकड़ लिया। सिकंदर ने पौरव को पकड़ लिया। पकड़ने के पश्चात पौरव को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, किंतु सिकंदर पौरव से बड़ा ही प्रभावित था, क्योंकि सिकंदर को मात देने वाला एक तटस्थ राजा निकला। तो सिकंदर इससे बड़ा ही प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद में इसने न सिर्फ इसका राज्य लौटाया, बल्कि इससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए इसे अपना मित्र बनाया, और इसे उसका खुद का राज्य लौटाते हुए जो इसने दूसरे राज्य विजित किए थे उन राज्यों की सीमा भी पौरव को दे दी, पौरव को लौटा दी, और पौरव को अपना हितैषी बना लिया। अब पौरव को अपना हितैषी बनाने के बाद में सिकंदर यहाँ कुछ समय रुका, और रुकने के बाद में यह आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर रावी नदी को पार किया, और रावी नदी को पार करने के बाद में कई राज्यों को इसने कुचला। छोटे मोटे राज्यों को कुचलते हुए यह पहुंचा व्यास नदी के तट पर। यहाँ से झेलम नदी हो गई, ये जो झेलम प्रदेश था यहाँ से ये निकला और यहाँ आया ये व्यास नदी के तट पर। व्यास नदी के तट पर आने के पश्चात सिकंदर की सेना ने कर दिए हाथ खड़े कि भैया हम अब नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि काफी समय से लड़ते हुए ये लोग आ रहे थे, और लड़ने के बाद में सिकंदर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। अब लड़ने से मना करने का मुख्य कारण क्या था? यह तो इर्द गिर्द ही इतिहासकारों ने कई आकलन लगाए हैं कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सिकंदर की सेना काफी समय से लड़ते लड़ते आ रही थी, और लड़ते लड़ते वह थक भी चुकी थी, और थकते थकते उनका मुख्यतः मुकाबला हुआ था पौरव से। और पौरव से यह मुकाबला इतना भीषण था कि इसने भारत की जो रणनीतिक कौशल था और भारत की जो वीरता थी, इससे इन यूनानियों को परिचित करवा दिया था। भारत के वीरों को यह भारत की वीरता के सामने इन्हें पता चल गया था कि ये ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। जैसे तैसे ये पौरव के सामने युद्ध तो जीत गए, लेकिन आगे जितना इनके लिए मुश्किल था। तो हो सकता है कि यह भारत के रण कौशल से डर गए हों। इसी के साथ में दूसरे कारण भी है, काफी समय से ये लड़ते लड़ते फारस से घूमते हुए भारत आ गए थे, तो काफी समय हो गया था इनको लड़ते लड़ते, तो लड़ते लड़ते थक गए थे। थकने के साथ में इनको घर की याद भी आने लगी होगी, इनको घर भी जाना था।
क्योंकि काफी समय इनको हो गया था आए हुए, तो इन्हें घर भी वापस लौटना था। इनके कई साथी मर गए थे और ये इनमें उदासीनता फैल गई थी। युद्ध के दौरान कई लोगों के हाथ पैर कट गए थे, कई लोग घायल हो गए थे और घायल अवस्था के कारण कई लोगों में कई बीमारियां फैल गई थी और इस बीमारी के फैलने के कारण हो सकता है कि इनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगी हो। तो ऐसी ही कुछ स्थितियों के कारण सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के तट पर आकर लड़ने से मना कर दिया और यही कारण हुआ कि सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। एक कारण यह भी बताया जाता है कि भारत में यहाँ पर उस समय तो घनानंद का राज था, किंतु सिकंदर की सेना में यह हड़कंप मच गया कि जो घनानंद के पूर्व का राजा था महापद्मनंद, जिसके पास 10 पदम की सेना थी, वह बड़ा ही वीर और प्रतापी राजा था और एक छत्र था उसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक उसके पास एक छत्र था। बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं उसकी सूचना सिकंदर तक पहुंची हो और सिकंदर को लगा हो कि महापद्मनंद का राज अभी भी चल रहा हो और महापद्मनंद के खौफ के कारण या डर के कारण हो सकता है कि सिकंदर की सेना में उदासीनता फैल गई और सिकंदर की सेना लौट गई। ऐसे कई कारण हो सकते हैं कि सिकंदर की सेना लौट गई, लेकिन मुख्य कारण यही है कि वे लड़ते लड़ते थक चुके थे और घर जाने की उन्हें अब जरूरत थी या घर जाने की उन्हें अब जल्दी थी, इसीलिए वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाए और वहीं से लौट गए। जहां से सिकंदर लौटा वहां पर उसने 12 वैदिक स्तंभ बनाए, 12 वेदिका स्तंभ, 12 वेदिका स्तंभ बनाए और यह वेदिका स्तंभ यूनानी देवताओं के उपलक्ष्य या आधार पर बनाए। 12 वेदिका स्तंभ और वेदिका स्तंभ बनाने के पश्चात इसने सोचा कि वापस जाना तो बहुत दूर होगा। सेना का विभाजन किया, एक सेना को बनाया थल सेना और एक सेना को बनाया जल सेना बनाया। उसी के साथ में ये यहाँ से जब लौट रहा था तो यही सिंधु नदी के तट पर जब इसका झेलम या वितस्ता या हाइड्रेस्पिस का जब ये युद्ध हुआ, पौरव के साथ में यह युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में इसके घोड़े को घायल हुआ हो या इसका घोड़ा मर गया। इस कारण से यहाँ पर इसने 2 विजय बनाए, 2 नगरों की स्थापना की। यहाँ पर एक नगर हुआ इसका बहुकेफला और दूसरा हुआ निकेया। बहुकेफला इसके प्रिय घोड़े का नाम था और उस घोड़े के नाम पर ही इसने बहुकेफला नगर बसाया। और दूसरा नगर था निकेया। निकेया का अर्थ होता है विजय, अर्थात कि विजय नगर, यानी विजय की इतनी विजयों के उपलक्ष्य में इसने निकेया नामक नगर बसाया। यह नगर बसाया और यह व्यास नदी की नावों को डालकर ये चल दिया। इसकी नावों के साथ में और भी नावें थी, लेकिन इसने अपनी सुरक्षा के लिए व्यास तट पर पैदल सेना को भी यह साथ में लेकर चलने लगा, चल पड़ा। इस सेना का 2 भागों में विभाजन हुआ था। जैसे कि जो इसकी जो पैदल सेना थी या पैदल जो इसकी सुरक्षा के लिए चल रही थी, इसका जो सेनापति था वह था सेल्यूकस निकेटर। वहीं इसकी जो जल सेना थी, जो इसके साथ नाव को लेकर चल रहे थे, उनमें एक व्यक्ति था निर्याकस के नेतृत्व में जल सेना को लेकर और पैदल सेना को सेल्यूकस निकेटर के साथ में लेकर यह चल दिया। चलने के पूर्व इसने भारत के जो विजित राज्य थे, इन विजित राज्यों का भी विभाजन कर दिया 6 भागों में, जिनमें से जो 3 भाग थे, यहाँ से गांधार तक्षशिला से आगे के जो 3 भाग थे, उन 3 भागों में इसने यूनानी शासकों को नियुक्त किया। वहीं जो यहाँ के 3 भाग थे, तक्षशिला के जो पास का, यहाँ तक्षशिला के आसपास का जो क्षेत्र था वह अंबी को दिया, उसका शासक अंबी को बनाया। वहीं ये जो झेलम प्रदेश था, जहाँ पौरव था, झेलम प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां का राजा पौरव को बनाया। और जो उत्तर का जो बचा कुचा जो भाग था, उसका राजा एक पूर्ण उत्तरी भाग का जो राजा था वह अभिसार को बनाया। अभिसार को यहाँ का राजा
नियुक्त किया। इस तरह से अपने शासन का विभाजन करते हुए सिकंदर भारत से लौट गया और लौटते समय भी कई राज्यों से हुई, कई देशों से हुई। यहाँ जो के तट पर जितने जो राज्य थे उन राज्यों से भी इसकी झड़प हुई। इन राज्यों के क्रम में कई जातियां जैसे कि क्षुद्रक जाति, शूद्रक या मालव सिकंदर ने अपनी नाव को मोड़ लिया और जगह रावी नदी में अपने नाव को डाल दिया। रावी नदी में डालकर यह चला और चिनाब नदी तक पहुंचते पहुंचते कई राज्यों से इसकी झड़प हुई। इन राज्यों के क्रम में अग्रश्रेणी लोगों से इसकी झड़प हुई। अग्रश्रेणी बड़ी ही लड़ाकू जाती थी। इन लोगों ने सिकंदर का बड़ी ही निर्भीकता से सामना किया, लेकिन ये सिकंदर के सामने टिक नहीं पाए और इन्होंने अपने घरों को जलाकर अपने बीवी और बच्चों को आग के हवाले कर दिया। आगे चलकर सीवी लोगों से इसकी झड़प हुई। सीवियों के बाद में कई राज्यों को पीछे धकेलते हुए यह आगे निकलता गया और आगे चलकर मालव और क्षुद्रक जातियों से इसकी लड़ाई हुई। मालवों के किले पर आक्रमण करने के समय एक बाण सिकंदर को आकर लग गया और सिकंदर को जब बाण लगा तो वह घायल हो गया। घायल होने के बाद सिकंदर की सेना में बड़ा ही रोष उत्पन्न हो गया और सिकंदर ने मालवों को बड़ी ही निर्भरता से मचल दिया। उनका बड़ा ही रक्तपात हुआ, वहां के लोगों को मार दिया गया और आगे बढ़ते बढ़ते शूद्रकों से इनकी लड़ाई हुई। शूद्रकों को भी इन्होंने मारा और सबसे अंतिम लड़ाई हुई, सबसे अंतिम जो इसका अभियान रहा लौटते समय का, वह था पटल का अभियान। पटल राज्य को जीतते हुए सिकंदर भारत से बाहर चला गया और बेबीलोन में जाने के पश्चात 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का ज्वर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। जिसे युद्ध में कोई नहीं मार पाया, कोई नहीं हरा पाया, उसे बीमारी ने मार दिया। जो युद्ध से किसी योद्धा के हाथों नहीं मर पाया, उससे कुछ वायरसों ने मार दिया। तो इस तरह से सिकंदर भारत में आया, आक्रमण किया, उत्पात मचाया, यहाँ पर जीत हासिल की। जीतने के बाद जिन पर जीत हासिल की उन्हीं को वापस राज्य लौटाते हुए, यहाँ से रक्तपात करते हुए फिर से बेबीलोन लौट गया और खुद भी मर गया। तो इस तरह से सिकंदर भारत में आया। सिकंदर जो था यह 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी, ज्वर के कारण हो गई थी। जब सिकंदर भारत में आया था तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य से भी मुलाकात की थी, भेंट की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ने का प्रयास भी किया था। लेकिन उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा शासक न होकर एक छोटा सा धुमक्कड़ कह सकते हैं आक्रमणकारी था और चाणक्य के नेतृत्व में छोटी छोटी लड़ाइयां कर रहा था मगध को जीतने के लिए। छोटी छोटी लड़ाइयां कर रहा था, छोटे छोटे राज्यों के साथ में जाकर मिल रहा था और इसी क्रम में वह कहीं न कहीं सिकंदर से भी मिलने के लिए गया था। हालांकि इनकी मुलाकात हुई नहीं हुई, इस बात में इसके लिए साक्ष्य इतिहास में उपलब्ध नहीं है। लेकिन हाँ, सिकंदर पंजाब के प्रांत में सिकंदर से मिलने के लिए पहुंचा था। तो आगे हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाई और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के नेतृत्व में किस प्रकार से मगध पर आधिपत्य किया और आधिपत्य करने के बाद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से की। तो हम देखते हैं कल से। धन्यवाद। थैंक यू।